नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं भिन्न की अवधारणा। दोस्तों, हम ये जानेंगे कि भिन्न क्या होती है और भिन्न को हम कैसे पढ़ते हैं, भिन्न को लिखते कैसे हैं, चित्रों में किस तरीके से निरूपित करते हैं, अंकों में किस तरीके से निरूपित करते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। यदि दोस्तों आप भी भिन्न से संबंधित ये सारी जानकारी समझना चाहते हैं तो बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। चलिए शुरू करते हैं इस शानदार वीडियो को शानदार तरीके से। दोस्तों, भिन्न की अवधारणा को समझने के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूं जो सामान्यतः हर घर में देखने को मिलता है और वो उदाहरण रहेगा जमीन के बंटवारे से संबंधित। दोस्तों, हर घर में जब दो या दो से अधिक भाई होते हैं और बड़े होने पर जब उनकी शादी हो जाती है और वो अलग अलग रहने लगते हैं तो वो लगभग अपने घर में ज़मीन का, संपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं और ये कॉमनली हर घर में ऐसा देखने को मिलता है। और इसके अलावा अन्य तरीके के बंटवारे भी हम सामान्य रूप से घर में देखते हैं और बच्चे बचपन से देखते जाते हैं। तो हम ज़मीन के माध्यम से समझेंगे कि किस तरीके से हम ज़मीन का बंटवारा करते हैं और उसके माध्यम से हम समझेंगे कि भिन्नों को किस तरीके से निरूपित करते हैं और किस तरीके से उनको हम पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्याम नाम का एक व्यक्ति है जिसके पास 2 बीघा ज़मीन है और इसके 2 बेटे हैं, एक है राहुल और एक है राजा। श्याम के 2 बेटे हैं, एक राहुल और एक राजा, और श्याम के पास कुल 2 बीघा जमीन है। राहुल और राजा की शादी हो गई और धीरे धीरे ये बड़े हुए, धीरे धीरे इन्होंने संपत्ति का बंटवारा किया। तो श्याम ने अपने घर में से, संपत्ति में से और ज़मीन में से सबको बराबर बराबर बांट कर दिया। तो यहाँ पर जो ज़मीन बटी तो राहुल और राजा ने उस ज़मीन को बांटा और ज़मीन बांटने पर प्रत्येक के पास में कितनी कितनी ज़मीन मिलेगी। तो हम देखते हैं 2 बीघा ज़मीन है और जब हम बांटने की बात करते हैं तो किसी को भी हम कम अथवा ज़्यादा नहीं दे सकते। यदि कम और ज़्यादा अगर दिया तो झगड़े की नौबत हो सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि किसी प्रकार का कोई झगड़ा ना हो, तो हम क्या करते हैं, बांटते समय हमेशा बराबर बराबर हिस्से करेंगे। तो बराबर बराबर हिस्सों के रूप में 1 बीघा ज़मीन तो आ जाएगी राहुल के पास, 1 बीघा, और 1 बीघा चली जाएगी राजा के पास। तो यहां पर 1 बीघा जमीन आ गई और उसको हमने आसानी से लिख लिया 1 बीघा और 1 बीघा। ठीक है, समय बीत गया, राहुल के बच्चे हुए, उधर राजा के बच्चे हुए। तो राहुल के हुए 2 बच्चे, जिसका नाम रखा प्रिंस और अयान, और राजा के 3 बच्चे हुए जिसका नाम रखा सूरज, दिलीप, महेश। तो यहां पर संपत्ति बांटने के बाद जब जमीन बांटी तो यहां पर हम देखते हैं ये बराबर बराबर यहाँ पर ज़मीन बटेगी और राहुल के पास है 1 बीघा ज़मीन। तो इस 1 बीघा ज़मीन को प्रिंस और अयान के बीच में बराबर बराबर बांटना है और यहाँ पर 1 बीघा ज़मीन को इन 3 बच्चों में बराबर बांटना है, सूरज, दिलीप और महेश के बीच में बराबर बराबर बांटना है। तो हम जब बांटने का काम करेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल बराबर बराबर टुकड़े करेंगे। तो यहाँ पर 1 बीघा ज़मीन है और उस 1 बीघे ज़मीन के यहाँ पर 3 टुकड़े करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये ज़मीन बांटनी है 3 लोगों में और यहाँ पर 1 बीघा ज़मीन के हमें टुकड़े करने हैं 2। तो हमको पता है कि जब किसी एक चीज़ के हम ज़्यादा टुकड़े करते हैं तो वो टुकड़े छोटे हो जाते हैं और जब कम टुकड़े करते हैं तो वो टुकड़े बड़े होते हैं। तो यहाँ पर एक तो हम ये देखते हैं कि राहुल के बच्चों को ज़्यादा ज़मीन मिलेगी, क्योंकि इस 1 बीघा ज़मीन के यहाँ पर टुकड़े 2 हो रहे हैं और ये बड़े बड़े होंगे, और यहाँ 1 बीघा ज़मीन के टुकड़े होंगे 3। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इन दोनों बच्चों को कितनी कितनी जमीन मिलेगी, तो सामान्य रूप से यहां बता दोगे भाई 1 बीघा जमीन है, जब इसको आधा आधा कर देंगे तो हम कहेंगे आधा आधा बीघा। ठीक है, तो भाई 1 बीघा जमीन है, इस 1 बीघा जमीन में से ये 1 बीघा जमीन है और इसके बिल्कुल बराबर हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा तो किसका मिलेगा, प्रिंस को मिल जाएगा और एक हिस्सा मिल जाएगा अयान को।
ऐसे ही यहां पर 1 बीघा जमीन है और यहां पर कितना, यहां पर इसके करने पड़ेंगे 3 हिस्से। तो एक हिस्सा सूरज को, एक दिलीप को और एक महेश को मिलेगा। अब ये तो पता लगे एक एक हिस्सा मिल रहा है, मगर इसे लिखेंगे कैसे? क्योंकि यहां पर 2 बीघा जमीन थी तो 2 हम लिख सकते हैं, और 2 बीघा जब इनको बराबर बांटी तो 1 1 बीघा, तो हमने 1 1 लिख दिया। मगर यहां से एक हिस्सा मिल रहा है, इस एक हिस्से को हम लिखें कैसे कि भाई ये कितना है? यहां तो आप कहते हैं आधा आधा है, मगर आधा लिखेंगे कैसे? यहां पर 3 में से एक एक हिस्सा मिल रहा है, तो इस एक हिस्से को कहते कैसे? क्योंकि यहां पर 1 बीघा कह दिया आपने, अब इस 1 बीघा को ही 3 बराबर हिस्सों में आपने बांट दिया, तो इस एक हिस्से को हम क्या कहेंगे, क्या पढ़ेंगे? ठीक है, तो यहां पर जो एक हिस्सा मिल रहा है उसे लिखने का एक तरीका है कि जितने कुल हिस्से होंगे, यहां पर कुल हिस्से कितने हुए? 3, तो कुल हिस्सों को तो हम नीचे लिखेंगे और उन हिस्सों में से जो जिसको मिल रहा है उसे लिखेंगे। जैसे सूरज को एक हिस्सा मिल रहा है, तो सूरज का हिस्सा मैं कह रहा हूं कि भाई सूरज को कितना मिलेगा, तो कुल हिस्से तो 3, इन 3 में से एक हिस्सा मिल रहा है, तो मैं कहूंगा सूरज को मिला है 1/3 हिस्सा। ऐसे दिलीप को कुल हिस्से कितने हैं? 3, और 3 में से दिलीप को भी कितना मिल रहा है? 1 हिस्सा। ऐसे महेश को कुल हिस्से कितने? 3, इनमें से 1 मिल रहा है। तो यहां हम कहेंगे कि प्रत्येक को 1/3 1/3 1/3 हिस्सा मिल रहा है, अथवा 1/3 1/3 1/3 बीघा, 1/3 बीघा जमीन प्रत्येक बच्चे को मिल रही है। और यहां पर, तो यहां पर प्रिंस को कितना मिलेगा? तो कुल हिस्से कितने हैं? 2, इनको हम नीचे लिखेंगे। प्रिंस को कितना मिल रहा है? 1 हिस्सा, तो इसको लिखेंगे हम 1/2, अथवा 1/2 को ही हम क्या बोलते हैं? आधा। अयान को कितना मिलेगा? कुल हिस्से 2, इसको भी 1 हिस्सा मिल रहा है, तो 1/2 इसको मिलेगा। और इसको हम पढ़ते हैं 1, और जो ये लाइन लगी हुई है इस तरीके से हमने इसको पढ़ते हैं हम बटा, 1/2, और 1/2 को ही हम क्या बोलते हैं? आधा। और यहां पर 1/3 को हम क्या बोलते हैं? तिहाई या 1/3। तो इस तरीके से जब चीज एक इकाई से छोटी हो जाती है, तो हमको पता है 1 बीघा था, और यहां पर हमने 1 बीघा को बांट दिया, मतलब उस एक इकाई से भी यहां पर हिस्से हो गए छोटे। जब टुकड़े होते हैं अथवा हिस्से छोटे छोटे हो जाते हैं, तो उन टुकड़ों को हम इस रूप में निरूपित करते हैं, और इन टुकड़ों को ही हम भिन्न कहते हैं। और भिन्न को हम कैसे निरूपित करते हैं? कुल हिस्सों को तो हम नीचे लिखेंगे, और उसमें से कितना हमें मिल रहा है उसे हम लिखेंगे ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से टुकड़ों को हम भिन्न के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो हम जाने हैं कुल हिस्सों को तो हम लिखेंगे नीचे, कुल हिस्से, और कुल हिस्सों में से हमें कितना मिला उन्हें लिखेंगे हम ऊपर, मतलब प्राप्त हिस्से, मतलब कुल हिस्सों में से हमें कितना मिल रहे हैं उन्हें हम लिखेंगे ऊपर, प्राप्त हिस्से और कुल हिस्से। और ये क्या रहेगा? इसको बोलेंगे हम बटा, और प्राप्त हिस्सों को बोलेंगे हम अंश। अंश मतलब होता है हिस्सा, और कुल हिस्से को बोलते हैं हम हर। हर मतलब हर एक, हर एक मतलब कुल हिस्से। अंश मतलब दूसरा बोल सकते हैं हम हिस्सा। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा कि जब कोई चीज एक इकाई से छोटी होती है तो वो टुकड़े हो जाते हैं, और टुकड़ों को हम कैसे लिखेंगे? टुकड़ों को कुल जो टुकड़े हुए हैं, कुल जो हिस्से हुए हैं उन्हें हम नीचे लिखेंगे, और उन टुकड़ों में से हमें कितना मिल रहा है उन्हें हम लिखेंगे ऊपर। जो टुकड़े हमें मिले उसे हम बोलेंगे अंश, और कुल टुकड़े जो हैं उन्हें बोलते हैं हर। हर मतलब हर एक, हर एक मतलब कुल हिस्से। इस तरीके से हम भिन्न को अंश बटे हर के रूप में निरूपित करते हैं। हर मतलब कुल हिस्से, अंश मतलब उन कुल हिस्सों में से हमें कितना मिला है। ठीक है, इस तरीके से हम टुकड़ों को निरूपित कर सकते हैं, और इन टुकड़ों को हम भिन्न के रूप में जानते हैं। और जहां पर पूरी पूरी इकाइयां हैं, तो यहां पर भिन्न का मतलब है जब कोई पूरी चीज नहीं मिलती है और चीज हमें टुकड़ों के रूप में मिलती है, तो उन टुकड़ों को हम भिन्न कहते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी टुकड़े को निरूपित कर सकते हैं। निरूपण करने के लिए हमें क्या करना? कुल हिस्सों को नीचे लिखना है हर के रूप में, और जो हिस्से हमें मिलेंगे उसे हमें अंश के रूप में लिखना है। कुछ उदाहरणों से समझते हैं
कि किस तरीके से हम चित्रों को अंक के रूप में निरूपित करेंगे। दोस्तों यहाँ पर कुछ चित्र दे रखे हैं और इन चित्रों की हमें बनाना अंकों के रूप में भिन्न बनानी है। और अंकों के रूप में भिन्न बनाने के लिए हमने पहले आपको बताया कि कुल हिस्सों को हम हर के रूप में लिखेंगे और कितने हमें मिले अथवा जो छायांकित भाग है वो यहाँ पर दिखाएगा कि हमें कितने मिले हैं, उसे हम अंश के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले चित्र में कुल हिस्से हैं 2, तो कुल हिस्सों को तो हम किसके रूप में लिखेंगे, हर के रूप में। और जो छायांकित हिस्सा का मतलब है हम जो हमें प्राप्त हो रहा है, तो एक हिस्सा मिल रहा है तो इसकी भिन्न बन जाएगी 1/2। इस तरीके से इसका यहाँ देखते हैं कुल कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4, कुल हिस्से हैं 4। इनमें से छायांकित हिस्सा कितना है, 1। छायांकित हिस्सा का मतलब हमें प्राप्त हो रहा था, इसकी भिन्न बन जाएगी 1/4। इसी तरीके से ये देखो कुल हिस्से कितने हैं इसके, 3, और 3 में से कितना छायांकित है, 1, तो इसकी भिन्न बन जाएगी 1/3। इसी तरीके से इसको देखो यहाँ पर कुल हिस्से कितने हैं, 4, और 4 में से कितने छायांकित हुए हैं, 2, तो ये बन जाएगी भिन्न 2/4। इसी तरीके से इसकी भिन्न लिखेंगे तो इसमें सबसे पहले कुल हिस्से देखेंगे, कुल हिस्से कितने, 1 2 3 4 और 4 नीचे 8 हिस्से, और 8 में से कितने छायांकित हैं, 3, तो बन जाएगी भिन्न 3/8। इस तरीके से इसकी लिखेंगे तो इसमें कुल हिस्से देखेंगे, 2 4 6 2 8 हिस्से हैं, और 8 में से कितने छायांकित हैं, 2, तो इसकी बन गई 2/8। इसमें देखो सातवें में कुल हिस्से कितने हैं, इसमें 1 2 3 4 में से एक छायांकित तो बन गई भिन्न 1/4। और यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर इसमें कुल हिस्से 4 हैं और इधर भी है, तो इस तरीके के प्रश्न आ जाते तो बड़ा कन्फ्यूजिंग होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये तो पूरी इकाई है, तो पूरी इकाई के लिए हम 1 लिख देंगे कि भैया ये 4 में से 4 मिल रहा है, अथवा इसमें हम कह सकते हैं कुल हिस्से 4 और 4 में से 4 मिल रहा है, प्लस कुल हिस्से कितने 4 और 4 में से मिल रहा है 1। 4 में से 4 मिल रहा है मतलब पूरा मिल रहा है, तो इसको क्या लिखता हूँ, 1 प्लस 1/4। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो 1 बन गया और यहाँ बन जाएगा 1/4, तो इसको लिखेंगे 1 सही 1/4 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पूरी इकाई है और दूसरे हिस्से में से सिर्फ एक हिस्सा हमें मिला, तो 1/4 है, तो 1 सही 1/4 इसको हम लिख देंगे। तो इस तरीके से हम चित्रों को अंकों के रूप में निरूपित कर सकते हैं, अथवा चित्र के रूप में जो भिन्न होती है उसे हम अंक के रूप में निरूपित कर पाएंगे। अंक से हम चित्र कैसे बनाएं, अथवा यदि कोई भिन्न अंकों के रूप में दे रखी है तो उसे हम चित्र के रूप में कैसे निरूपित करें, तो कुछ उदाहरणों से हम समझेंगे। दोस्तों यहाँ पर कुछ अंकों के रूप में भिन्न दे रखी है और इनको हमें चित्र के रूप में निरूपित करना है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पर दे रखा 3/4, तो हम पहले जान चुके हैं कि नीचे जो दे रखे कुल हिस्से होते हैं और ऊपर छायांकित भाग होते हैं, अथवा जो हिस्से हमें मिलते हैं, तो हमें कुल हिस्से किसी आकृति के बनाने 4, अथवा एक इकाई में हमें हिस्से कुल कितने करने 4, एक इकाई के हिस्से होने वाले हैं 4, और उस 4 में से कितने छायांकित करने 3। और जब भी हम अंकों से चित्र निरूपित करें तो हमेशा हमें आकृति के रूप में हमें आयत को लेना है, ताकि हम आसानी से उसके हिस्से कर सकें। तो हमेशा ध्यान रखना हमें आकृति आयत को ही चुनना है अथवा वर्ग को चुनना है, ताकि हम आसानी से उसके हिस्से बना सकें। हमें त्रिभुज वृत्त को नहीं चुनाव करना है अथवा उनको नहीं चुनना है, तो हम सिर्फ किसको चुनेंगे, आयत की आकृति को चुनेंगे। तो हम एक आयत बनाते हैं, और जब भी आप चित्र बनाएं इससे बराबर करें। एक आयत बना दिया, इसके कुल कितने हिस्से बनाए 4, 4 में से कितने छायांकित करने मुझे 3, तो 3/4 का ये चित्र निरूपण हो गया। ऐसे 1/5, यहां पर हमें एक इकाई के कितने हिस्से बनाने 5, तो यहां पर भी हमें आयत को ही चुनाव करना है ताकि हम आसानी से उसके चित्र बना सकें। एक हिस्सा बन गया, 2 हिस्से,
3। अब यहाँ पर कुल 5 हिस्से बन गए। हिस्से बनाते समय हमें ध्यान रखना कि वो हिस्से लगभग बराबर बनने चाहिए अथवा बराबर ही होने चाहिए। तो यहाँ पर 5 में से एक हिस्सा छायांकित करना है और ये बन गया हमारा 1/5। अब यहाँ पर हमें देखना है 1 सही 1/2। तो आपको समझ लेना है ये जो भिन्न है इसको बोलते हैं हम मिश्रित भिन्न। इस मिश्रित भिन्न में क्या है कि जो सामने वाला जो हिस्सा दिया होता है ये पूरी पूरी एक इकाई होती है और जो पीछे वाला दे रखा वो होती है एक भिन्न। इसका मतलब एक तो पूरी इकाई है और फिर क्या दे रखा है 1/2, अथवा एक तो हमें पूरी पूरी इकाई बनानी है और दूसरी इकाई में से 2 हिस्से बनाकर उसे एक छायांकित करना है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना है, वही आयत लेना है। तो सबसे पहले तो हमें एक इकाई बना देनी है। जैसे मैंने एक इकाई ले ली, इतनी बड़ी मुझे दूसरी इकाई लेनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ 2 इकाई है, एक इकाई तो पूरी पूरी है। ये 2 इकाई ले ली मैंने। एक इकाई के कितने हिस्से करने, 2। तो यहाँ पर मैं 2 हिस्से कर देता हूँ और इधर भी 2 हिस्से कर देता हूँ। तो यहाँ तो ये पूरी पूरी इकाई है, इसका मतलब दोनों के दोनों छायांकित हो जाएंगे। और इसमें से कितना हिस्सा करना छायांकित, एक हिस्सा करना है। तो ये भिन्न हो गई 1 सही 1/2 की। अब मुझे छायांकित करना 2/3। मतलब कुल हिस्से कितने बनाए, 3 बनाएंगे हम। और इसमें कितने छायांकित करने, 2, 1 और 1 2। ये हो गया हमारा 2/3। अब आते हैं हम इस पर कि 3/2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुल हिस्से बनाने हमें 2 और उसमें छायांकित करने 3। तो ये तो बड़ा आश्चर्य कि भाई हिस्से ही 2 हैं, उसमें से 3 छायांकित कैसे करें। तो चलो समझते हैं इसको भी हम। सबसे पहले हमें एक इकाई लेनी है। एक इकाई ली मैंने, इसके कितने हिस्से कर रहे हैं, 2 हिस्से कर दिए और छायांकित कितने करने हैं मुझे, 3। तो भाई 2 हिस्से तो छायांकित हो गए, लो 2 हिस्से हुए हैं अभी और मुझे छायांकित करने कितने, 3। इसका मतलब ऐसी ही एक कोई दूसरी इकाई लेनी पड़ेगी। तो एक हम फिर से इतनी बड़ी एक दूसरी इकाई लेंगे और इसमें भी कितने हिस्से करने वाले हैं, 2। और 2 तो यहाँ पर छायांकित हो गए, 1 और कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 3/2। आप अगर देखेंगे तो इसको आगे हम आपको पढ़ाएंगे। इस तरीके के भिन्न को अनुचित भिन्न कहते हैं और ये अनुचित भिन्न को हम विषम भिन्न के रूप में भी जानते हैं और इसको हम मिश्रित भिन्न बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप में इसमें एक पूरी पूरी इकाई छिपी हुई होती है। तो यहाँ पर 4/3 ये भी एक अनुचित भिन्न है, इसमें भी कोई एक इकाई छिपी हुई है पूरी पूरी। तो हम देखते हैं पहले किसी इकाई के हमें 3 हिस्से बनाने। तो यहाँ पर हम कोई एक इकाई बनाएंगे और उसमें हम 3 हिस्से बना देंगे और 3 में इसमें 4 हिस्से छायांकित करने। तो 3 हिस्से तो हमने छायांकित कर दिए, अब एक हिस्सा और छायांकित करना है। तो इसका मतलब एक इकाई और बनानी है। इकाइयाँ थोड़ी बराबर ही बनाएं, इसमें भी 3 हिस्से होंगे। हमें 4 हिस्से छायांकित करने, 3 हम कर चुके हैं और एक और बचा है। इस तरीके से ये बन गए 4/3। इस तरीके से 1/4 को इसमें कितने, एक इकाई के कितने हिस्से करने, 4, उनमें से एक छायांकित करना। यहाँ 1 से 1/4, इसमें यहाँ पूरी पूरी कितनी बनानी है, एक इकाई तो पूरी बनानी है और पूरे को छायांकित करना है। और दूसरी इकाई में क्या करना है, एक इकाई के 4 हिस्से करने और उसमें से एक छायांकित करना। तो इस तरीके से हम दी गई भिन्नों के चित्र निरूपित कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक करें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,